हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कई सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी। जैसे एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी में जीआईसी का लेक्चरर का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। और आई होप आप लोगों ने अभी तक तैयारी कर ली होगी, तो आप अपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। बिना किसी तामझाम के सीधा क्वेश्चंस पर आएंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं या जो क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग लगातार अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। और केवल वही क्वेश्चंस नहीं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, कॉर्पस लूटियम सेक्रीट्स। पहले तो बात कर लेते हैं कि कॉर्पस लूटियम होता क्या है। कॉर्पस लूटियम, जब आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस में लूटियल फेज, 4 फेजेस के नाम पढ़े होंगे, उनमें से लूटियल फेज जो होती है, लूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज में जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो बदल जाती है कॉर्पस लूटियम में। मतलब एम्प्टी फॉलिकल जो होती है, जिसमें से हमारा ओवा बाहर निकल जाता है, तो वो श्रिंक, एक स्ट्रक्चर आपने बना हुआ देखा होगा येलोइश कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। उस कॉर्पस लूटियम से क्या स्रावित होता है, आपको ये भी याद रखना है कि ये सेक्रेटरी फेज में बनती है और ग्रेफियन फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम बनती है। कॉर्पस लूटियम क्या सेक्रेट करती है? कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और वो यूटरस की इनरमोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम की फाइनल प्रिपरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड क्वेश्चन है, डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन। डीएनए सिंथेसिस आप समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। जब हम लोग सेल साइकिल की बात करते हैं, सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2 और M। इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। तो सीक्वेंस है G1, S, G2, M। सबसे पहले गैप 1 और ग्रोथ 1 फेज आती है, जिसमें कोशिका, नई कोशिका जो नस्ल कोशिका होती है, वो बनने के बाद वृद्धि करती है। सेकेंड फेज आती है एस फेज और सिंथेटिक फेज। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सिंथेटिक फेज है, तो डीएनए का सिंथेसिस इसी में होगा। यही हमारा सही आंसर है। देन G2 फेज आती है जो ग्रोथ 2 फेज है, और उसके बाद जो डिवीजन फेज आती है उसका नाम होता है M फेज। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। मोलस्का हमारा फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फाइला है मोलस्का। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला आपको पता ही होगा, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला है, और इसमें भी इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन मोलस्का से संबंधित है। इसी प्रकार का एक प्रश्न वो भी आता है कि कौन सी फिश ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि सबके आगे देखिए फिश लगा हुआ है। तो जो फिश कॉर्डेट्स में स्पीशीज से बिलोंग नहीं करेगी वो ट्रू फिश नहीं होगी। जैसे मोलस्का से अगर इसमें से कोई भी फिश है जिसके आगे फिश लगा हुआ है, एक्चुअल फिश तो नहीं होगी लेकिन जिसके आगे फिश लगा हुआ होगा, वो फिश जो मोलस्का से बिलोंग करेगी, इट कैनॉट बी अ ट्रू फिश। तो इससे हमारा 2 टाइप के क्वेश्चन तैयार होंगे। एक एक करके हम लोग सबकी बात कर लेते हैं। मोलस्का जलीय या समुद्री जंतुओं का एक संघ होता है। इसमें एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि जो रक्त परिसंचरण है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है।
कौन से जंतु आते हैं मोलस्का में? तो आपने पढ़ा होगा मोलस्का में सारे वो जंतु आते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही सॉफ्ट होता है और उनको कवर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है। जैसे पिनकटाडा वल्गैरिस जो हमारा पर्ल ऑयस्टर होता है जिसमें से मोती बनता है, वो सीप का स्ट्रक्चर हुआ, पाइला हुआ, ये सब के सब स्ट्रक्चर किसमें आते हैं? मोलस्का में। तो इसमें से ही हमारा एक जंतु जिसका नाम है कटल फिश, कटल फिश, ऐसे ही डेबल फिश, ये जंतु आते हैं। डेबल फिश किसको कहा जाता है? डेबल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को। कटल फिश कहा जाता है सीपिया को। और पाइला जो शंख जैसा जंतु देखा जाता है वो पिनकटाडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्ल ऑयस्टर। ये जंतु हैं मोलस्का के। अब बाकी की बात कर लेते हैं, ये जंतु किससे आते हैं? तो जब हम लोग हैग फिश की बात करते हैं या फिर डॉग फिश की बात करते हैं तो ये कॉर्डेटा संघ के प्राणी हैं। सिल्वर फिश की बात करते हैं, एक सिल्वर फिश भी आती है। सिल्वर फिश की बात करते हैं या क्रे फिश की बात करते हैं तो ये ऑर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं। ऑर्थ्रोपोडा के प्राणी मतलब ये कीट वर्ग के प्राणी हैं जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो फिलहाल हमारा सही आंसर है कटल फिश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टंग ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच की टंग किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स को कहा जाता है। इसमें से जो लेबियम है, लेबियम को निचला होंठ मतलब अधरोष्ठ कहा जाता है। लेब्रम को ऊपरी ओष्ठ कहा जाता है और मैंडिबल को जबड़ा कहा जाता है। तो हाइपोफैरिंक्स जो है वो कॉकरोच की जिह्वा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी फाउंड इन। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी फाउंड इन, इसका सही आंसर है पाइनस। पाइनस के अलावा कभी कभी और भी हमें ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के और भी ऑप्शंस में आपको निम्फिया का भी पौधा मिल सकता है लिखा हुआ। तो अगर निम्फिया का पौधा भी लिखा हुआ है तो उसमें भी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। साइकस की अगर हम बात करें तो साइकस में सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी मिलती है। तो यहाँ पर साइकस एंड पाइनस बोथ का ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और साइकस की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा पाइनस। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवाल शास्त्र, जिसमें हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। फ्रिटेक को शैवाल शास्त्र का पितामह या फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोस शब्द जो है, फाइकोस शब्द स्पेशली यूज़ किया जाता है सी वीड्स के लिए। जिसका बाद में रफली यूज़ किया जाने लगा स्पेशली एल्गी की स्टडी के लिए। तो जो फाइकोलॉजी शब्द है वो फाइकोस से आया है और इसके पितामह हैं फ्रिट्ज और फ्रिटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट सेल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट सेल निम्न में से किसका प्रमुख स्रोत है? तो ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये विटामिन बी टू का इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। आपको विटामिन के सोर्स के साथ साथ में विटामिन के जो रासायनिक नाम हैं वो भी आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपको पता हो, क्योंकि आप 9th से लेके 12th तक के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको इनके नाम भी पता हो। जैसे
विटामिन ए का नाम, विटामिन बी का नाम, बी में भी जो बी कॉम्प्लेक्स के नाम हैं वो सारे नाम, उस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूँगी। तो इसमें हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग sleep most of its lifetime up to 17 years, stay awake for about 5 weeks and dies। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। निम्न में से कौन है जो अपनी जीवन अवधि में ज़्यादातर मतलब 17 वर्ष तक सोता है और 5 सप्ताह की जागृत अवस्था में रहकर फिर मर जाता है? इसका सही आंसर है सिकाडा। सिकाडा एक कीट होता है जो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। ये ज़्यादातर निम्फ के रूप में पड़ा रहता है। निम्फ के रूप में पड़ा रहने के बाद ये लगभग 13 से 17 साल तक ऐसा देखा गया है। इसकी कई सारी प्रजातियां जो हैं वो ज्ञात हैं और सिकाडा 13 से 17 वर्ष तक सोता रहता है या इनएक्टिव रहता है और उसके बाद 5 हफ्ते ये एक्टिव रहता है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन। टाइलोसिस क्या होते हैं? टाइलोसिस सेकेंडरी जाइलम का गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं वहाँ पर गुब्बारे जैसी आउटग्रोथ्स बन जाती हैं जिनको क्या कहते हैं? टाइलोसिस। और ये टाइलोसिस जो अतिवृद्धि या आउटग्रोथ होती है ये सेकेंडरी जाइलम की ही वाहिकाओं में ज़्यादातर उत्पन्न होती हैं। इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी जाइलम। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी शब्द नहीं लगा हो और केवल आपके पास ऑप्शन में एक जगह जाइलम लिखा हो तो आप केवल जाइलम पर भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशली लिख के दिया है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम तो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर होगा आपका सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज प्रिपेयर्ड बाय। क्रोमोसोम के मानचित्र को पहली बार तैयार किया था टी.एच. मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन इनका पूरा नाम था। टी.एच. मॉर्गन ने पहली बार ड्रोसोफिला मक्खी पर इन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद इन्होंने क्रोमोसोम मैप तैयार किया था। क्रोमोसोम मैप इन्हीं ने दिया था और क्रोमोसोम के बीच की डिस्टेंस भी है उसको भी हम CM सेंटी मॉर्गन में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका सही आंसर है मॉर्गन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राउंडनट एंड रेप ऑयल सीड पजेस। मूंगफली और रेप तिलहन में क्या होता है? पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये जो हमने ऑप्शंस दिए गए हैं ये है क्या। जब हम प्लांट्स में प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं, लवक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 3 प्रकार के लवक देखने को मिलते हैं। पहले जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कलर आपको इनका पता ही होगा, ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का अधिकांशतः जो रंग होता है इनको वर्णी लवक भी कहते हैं। इनका अधिकांशतः रंग लाल, पीला और नारंगी होता है। और लास्ट हम लोग बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक। ये इसके 3 भाग होते हैं प्रोटीरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। प्रोटीरोप्लास्ट नाम से समझ में आ रहा होगा। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड स्टोरेज का काम और प्रोटीरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट ये जो शब्द हैं ये पर्टिकुलर उस
चीज़ को डिनोट कर रहे हैं या उस सब्सटेंस को डिनोट कर रहे हैं जिसका स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट में किया जा रहा है, इस अवर्णीय लवक द्वारा किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट की, वो प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलायोप्लास्ट की। इलायोप्लास्ट वसा और तेल का संग्रह करते हैं। और अमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं, ये अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो या अमाइलेज शब्द आपने सुना होगा। अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है, तो अमाइलम वर्ड जो है वो स्टार्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही अमाइलोप्लास्ट भी है, वो भी किसका संग्रह करेगा, स्टार्च का। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है कि तिलहन मतलब तेल वाली फसलों के लिए, स्पेशली किसकी बात हो रही है, तेल वाली फसलों के लिए। तो तेल वाली फसलों के लिए यहाँ कौन संग्रह कर रहा होगा, इलायोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के ही 3 टाइप हैं, जो प्रोटीन, वसा और स्टार्च का संग्रह करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द फुट ऑफ बर्ड हैज़, द फुट ऑफ बर्ड हैज़ ओके, क्वेश्चन इज द फुट ऑफ बर्ड हैज़। अब हमें इसमें से देखना है, फुट, बर्ड के फुट में 3 टोज होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 1 टो होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पक्षियों में जो 4 लिम्स हैं, अग्रपाद हैं, उनका रूपांतरण तो विंग्स के रूप में हो जाता है, विंग्स के रूप में हो जाता है। अब हम लोग पश्चपादों की बात करते हैं, जो उनके चलने में या फिर जो एक्वाटिक बर्ड्स होती हैं उनके तैरने में या फिर किसी चीज़ को पकड़ने में सहायता करते हैं, उनमें कितने टोज होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इनमें 4 पंजेदार उंगलियां पाई जाती हैं। सही आंसर है 4 टोज। बाकी के 3 क्वेश्चंस आप लोग देखिए और इनका आंसर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग कई और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।